Today I'll start the foreign policy of Russian Federation. रूस की विदेश नीति। रशिया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए तो उनमें से रूस भी एक था। Russia is a successor state of Soviet Union. In 1991, when Soviet Union disintegrated, its 15 republics became independent and Russia was one of them. Russia ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो Russia has been a major European power throughout 18th 19th century में. It played a very important role in European politics, and then of course it became a part of Soviet Union. और आज जब सोवियत संघ नहीं है तब हम पोस्ट सोवियत रशिया की बात करते हैं। तो रशिया is the largest country in the world today. It is an emergent economy, multi-party democracy, also called democratizing state, and it's an एनर्जी सुपर पावर। ये 2-3 बातें मैं रशिया के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा देश है, टेरिटरी वाइज लार्जेस्ट कंट्री माना गया है और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बहुदलीय लोकतंत्र पाया जाता है यहाँ पर और इसको डेमोक्रेटाइजिंग कहा जाता है, यानी इट्स नॉट अ फुल्ली मैच्योर डेमोक्रेसी। पूरी तरह से इसको परिपक्व लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा है और गुजर रहा है। और ये एक ऊर्जा महाशक्ति है। तेल और प्राकृतिक गैस के यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं और ये उसके निर्यात का आधार है और इसने रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और अर्थव्यवस्था की मजबूती हमें कहीं ना कहीं रूस की विदेश नीति में देखने को मिलती है। जैसे जैसे उसका एनर्जी रेवेन्यू बढ़ा था, मतलब ऊर्जा के निर्यात के द्वारा जितना आय बढ़ी रूस की, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत हुई, उसका असर आया है विदेश नीति में। और फिर जब पूरा विश्व ऊर्जा संकट से गुजरा है तो उसका भी असर हमें वहाँ की विदेश नीति में देखने को मिलता है। तो रशिया आज के समय में भी उसको हम एक मेजर पावर कह सकते हैं। रशिया की आज की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी सोवियत फॉरेन पॉलिसी के बारे में, बिकॉज रशिया आफ्टर ऑल इज़ द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। तो कहीं ना कहीं सोवियत विदेश नीति को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या सोवियत विदेश नीति और रूस की विदेश नीति में थोड़ा अंतर है या बहुत अंतर है। तो सोवियत संघ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड का पहला कम्युनिस्ट स्टेट और 1922 में आया। इट वाज फाउंडेड इन 1922 एंड इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके बाद सोवियत संघ बना था और बहुत लंबे समय तक उसकी विचारधारा, जो कि साम्यवाद की विचारधारा थी, उसकी वजह से उसे कूटनीतिक मान्यता नहीं मिली थी और many countries did not give diplomatic recognition to Soviet Union because of its ideology of communism. But very soon it emerged as a superpower. Now, Marxism-Leninism dominated the foreign policy of Soviet Union. The main goals of Soviet Union, main goals of the foreign policy of Soviet Union were to promote communism, to promote worldwide revolution, and to ensure victory of proletariat. सोवियत संघ, जो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप 1922 में आया, विश्व का पहला साम्यवादी देश था और मार्क्सवाद लेनिनवाद इसकी विदेश नीति का आधार बने।
और इसकी विदेश नीति के जो मुख्य लक्ष्य थे वो थे साम्यवाद का प्रसार, विश्वव्यापी क्रांति को प्रोत्साहन देना और सर्वहारा वर्ग की विजय को सुनिश्चित करना। ये 1922 के बाद से ही उसकी फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य रहे। और फिर हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया तो उसकी विदेश नीति में कुछ और बातें भी आकर जुड़ गईं। सोवियत यूनियन emerged as a superpower after the Second World War and a rivalry with US began for geopolitical supremacy. दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा और अमेरिका के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई भू राजनीतिक वर्चस्व के लिए, विश्व में भू राजनीतिक वर्चस्व के लिए। ये आप सभी जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका तथा बाकी पश्चिमी देश मिलकर लड़े थे जर्मनी के खिलाफ, इटली और जापान के खिलाफ। पर वो उनके बीच की जो मैत्री थी, इट वॉज़ एन अनईजी रिलेशनशिप, इट वॉज़ एन अननेचुरल रिलेशनशिप। दोनों का कॉमन एनिमी जर्मनी था, इस वजह से दोनों साथ आए थे। आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन वॉज ऑलरेडी देयर वॉज म्यूचुअल सस्पेशन। तो इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और कॉमन थ्रेट परसेप्शन ख़त्म हो गया, यानी जर्मनी हार गया, जापान हार गया, इटली हार गया, तब कोई बात ऐसी नहीं बची जो